हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज आप लोगों का जो नीट का पेपर है हम लोग उसको कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। आज के सेशन में लेकर आए हैं नीट का जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीट डिस्कशन। बच्चों आते हैं, जैसा आपको मालूम है कि आप हम लोग जिस मिशन पर हैं वो है आपके सपने साकार करने का। और जैसा आपको पता है बेटा, सिंह सर का एम है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी में हम लोग इसी कड़ी में आगे लेकर आए हैं नीट का पेपर जो हम लोगों का बेटा होने वाला है आज का, उसका कंप्लीट डिस्कशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। आपको जैसे पता है कि इक्वेशन जैसे हमको बेटा अगर दी जाती है तो आपको इक्वेशन को देखकर एक्स एंड वाई इन मेजर्ड इन सेंटीमीटर और वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का मतलब होता है ओमेगा बाई वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब होता है ओमेगा बाई के, और ओमेगा होता है कोफिशिएंट ऑफ टी यानी 4 पाई, और के की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि पाई बाई 16। बच्चों पाई पाई कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वेव चलती है, अगर बीच में साइन माइनस का है तो वेव चलती है प्लस एक्स एक्सिस की ओर। क्योंकि यहाँ एक्स दिया है तो वेव चलती है एक्स की ओर। अगर फेज में वाई होता तो वेव चलती वाई की ओर। फिलहाल हमारा आंसर आ जाएगा वेव चलती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव अलोंग वाई एक्सिस गिवन है y इक्वल टू 5 साइन 60t प्लस का 2x और x एंड y इन मीटर, t इन सेकेंड। और आपसे ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड करिएगा, इतनी सारी चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं वेवलेंथ हमारी कितनी है। तो बच्चों आपको मालूम है जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है वो है k, और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, और ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू पाई। तो इसका मतलब है कि हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा चेक करना पड़ेगा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपको मालूम है ओमेगा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। और बेटा ये आ जाएगा 60, टी इधर और 60 इधर, तो ये आ जाएगा पाई बाई 30। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि ये पाई बाई 15 गिवन है बच्चों। आते हैं मूव्स विद वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी फाइंड कर देंगे। तो वेव वेलोसिटी जब निकालेंगे तो ओमेगा बाई के आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू बेटा कितनी है, ये है 60, और के की कितनी वैल्यू है, के की वैल्यू 2 दी गई है। तो ये डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल करेक्ट है ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन, 30 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि बीच में साइन क्या है पॉजिटिव, तो वेव चलती है नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। अगर साइन पॉजिटिव होता है तो वेव आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चलती है। बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला एंड आफ्टर लाप्लास करेक्शन, और आफ्टर लाप्लास करेक्शन आएंगे तो गामा पी बाई रो आएगा, और इसका राइट आंसर आ जाएगा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड आफ्टर लाप्लास करेक्शन। तो थर्ड वाले का आंसर सेकंड वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बच्चों 4th नंबर पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालना है। एक काम कर लेते हैं कि जरा चेक कर लेते हैं कि वेलोसिटी सारी अलग अलग दी गई है ना। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों कि हम वेलोसिटी ही चेक कर लेते हैं। v इक्वल टू ओमेगा बाई के, और ओमेगा का मतलब है 200 पाई, और k का मतलब हो जाएगा पाई बाई 200 पाई अपॉन 330। बच्चों 200 पाई कैंसिल हो गया, 330 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमारा एक ही ऑप्शन है जो 330 पर आ रहा है, वो है थर्ड। तो 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया थर्ड। लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक करेंगे, हमें मालूम है ओमेगा होता है 2 पाई 200 पाई, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन।
या आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 2 पाई एन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 200 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और एन की वैल्यू आ जाएगी 100 और 100 हर्ट्ज आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्थ वाले का राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं बेटा फिफ्थ वाले पे। साउंड वेव आर नॉट पोलराइज्ड, क्यों? क्योंकि फिफ्थ में ये कहा जा रहा है कि साउंड होती है लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। याद रखिएगा कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हम किन वेव को हम कहते हैं पोलराइज। हमें मालूम है ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो पोलराइज होती हैं। तो वजह क्या है पोलराइजेशन न हो पाने की? वो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ठीक, थर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं सिक्स नंबर पे। इक्वेशन जो आपको गिवन है बच्चों, और इस इक्वेशन में आपसे बोला गया है बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू दिया गया है। यानी कि y इक्वल टू 4 साइन पाई बाई 5 t पाई बाई 9 x प्लस का पाई बाई 6 आ जाएगा। बच्चों एक बात सुनिएगा कि जैसे ही आपको चेक करना है लैम्डा, तो लैम्डा चेक करने के लिए हमको लाना पड़ेगा k। तो k का मतलब हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, x का मतलब आ गया पाई बाई 9, तो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 18। बच्चों 18 आंसर, यानी पहला वाला हमारा आंसर सही है। फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही आ रहा है। जरा देखते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में हमको x और y जब सेंटीमीटर में गिवन है तो 4 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। ये तो गलत दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड तो गलत दिया है। एंड वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो v चेक कर लेंगे ओमेगा बाई के। तो पहला ऑप्शन आ गया, फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें दिखा दे रहा हूं। ओमेगा है पाई बाई 5 और के है पाई बाई 9, तो 9/5 आंसर आएगा। तो कभी भी आंसर ये नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वेल क्लियर। इसका मतलब पहला वाला आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बच्चों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको इक्वेशन दी गई है वो ये कह रहे हैं इक्वेशन में कि वेव की इक्वेशन को देखो जहां पर t सेकेंड में दिया है और x मीटर में दिया है, देन डिस्टेंस थ्रू विच वेव मूव इन 4 सेकेंड। यानी जब तक आप वेव वेलोसिटी नहीं निकालेंगे तब तक आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। वेव वेलोसिटी का मतलब होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा का मतलब है पाई बाई 2 कोफिशिएंट ऑफ टी, और पाई बाई 4 हो जाएगा हमारा के। बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकेंड। x की यूनिट लेते हैं ना, और x दिया गया मीटर में, तो 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो 4 सेकेंड में 8 मीटर आंसर आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में जब वेव हमारी 2 मीटर चलती है तो 4 सेकेंड में 8 मीटर चलेगी। तो राइट आंसर हमारा थर्ड वाला, ये सेवेंथ का आंसर आ जाएगा सेकेंड, 8 मीटर। बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट स्पीड ऑफ वेव के हैं। जब साउंड वेव हमारी ट्रेवल करती है एयर से वाटर में, यानी मीडियम बदलता है, तो मीडियम बदलता है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी बदल जाती हैं। वैसे ऑप्शन में कुछ और चीजें भी नहीं दी हैं, वो भी बदल जाती हैं, राइट। तो इसका मतलब है मीडियम बदलने पर फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहती है। 8 में का आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, द वेव in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the wave known as transverse wave। 9 का राइट आंसर है फर्स्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आते हैं the equation of the wave motion, the equation of the wave motion with t second x in meter is given by, हमें अगर निकालना है y इक्वल टू साइन, और बेटा निकालना है 7 पाई t 0.4 पाई x प्लस का आ जाएगा पाई बाई 3। बच्चों वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालना है। वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा की वैल्यू है 7 पाई, के की वैल्यू है 0.4 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, 70/4 35, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 17.5। बच्चों ये आंसर आ जाएगा 17.5। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आ गया 17.5, यानी कि पहला ऑप्शन है। सीधा सीधा ओमेगा बाई के का कॉन्सेप्ट है, पेज नंबर 284। व्हेन प्रेशर इंक्रीज बाई फैक्टर बाई 1 एटमॉस्फेयर and temperature increase by 10 डिग्री सेल्सियस, देन वेलोसिटी ऑफ द साउंड बताइएगा क्या होगा।
बहुत ही शानदार, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हमें टेम्परेचर के बारे में कोई यहाँ पर इन्होंने बोला है ना कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा ध्यान से। जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज बाई 1 एटमॉस्फियर, राइट, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो हम टेम्परेचर इंपैक्ट अगर ले लें तो हमारी वेलोसिटी जो एयर में हमारी जो चेंज होती है, अगर हम लोग बेटा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बात करते हैं वेलोसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस, वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 इंटू टी, और ये फॉर्मूला वैलिड होता है तब तक जब तक हम लोग जो है ना, तो एक बात समझ लीजिएगा, एक्चुअली 1 डिग्री सेल्सियस है और 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज होता है 0.61, तो 10 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा 6.1, तो आपका राइट आंसर जो आ रहा है 6.1 इंक्रीज कर देगी। तो हमें लगता है कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, 6.1 इंक्रीज कर जाएगी। जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जब भी हमारी साउंड जो होती है एयर में, नॉर्मली हमें मीडियम नहीं दिया जाएगा तो एयर मीडियम होता है, तो अगर वो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो डिग्री सेल्सियस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यहाँ पर 10 पुट कर देंगे और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.1 आ जाएगा। तो हो कितना जाएगा 6.1, क्योंकि यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंक्रीज बाई, तो 11 का सेकंड वन आंसर आ जाएगा। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू दैट ऑफ हीलियम गैस। बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, तो ये डायटोमिक है और हीलियम गैस ये मोनोएटॉमिक है, तो हमारे पास आ जाएगा गामा, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, यदि तापमान सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, तो आर टी बाई एम, तो गामा की वैल्यू हाइड्रोजन की कितनी है 7/5, आर टी बाई हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2, गामा आर टी बाई एम। बताइए हीलियम के कितनी है गामा 5/3 और आर टी बाई एम, और हीलियम का मोलर मास कितना है 4। बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट एक साथ लग जाएगा, आर टी कैंसिल है, 7/5 यहाँ पर आया और 5/3 ऊपर आएगा, और बेटा 1/2 और 2/1 ये बचेगा, राइट। तो हमारा पास यहाँ पर आ जाएगा एक तरीके से 7 3 जा यानी 42 ऊपर आएगा और 5 बाहर आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व करने पर थर्ड वाला ऑप्शन, और थर्ड वाला आंसर हमारा 12 का आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन में जो वेव हमें दी गई है, हमसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द वेव 100 मीटर पर सेकेंड है, एंगुलर वेव नंबर बताइएगा। एंगुलर वेव नंबर का मतलब होता है के, एंगुलर वेव नंबर का मतलब है के क्या होता है 2π/λ, और अगर हम यहाँ पर के निकालना जा रहे हैं, मतलब समझिए बात को, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, अगर इससे निकालेंगे तो यहाँ तो सिर्फ के ही तो है, तो आपको निकालना है, तो ये ना लगाकर आप वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई के लगा देंगे और के निकालने के लिए ओमेगा अपॉन वी कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू है, दिस इज द कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 50 पाई, और v की कितनी वैल्यू है बेटा हमारी 100, सॉल्व कर लेंगे तो π/2 आ जाएगा, यानी 0.5। बच्चों 0.5 कौन सा वाला आंसर आ रहा है, सेकेंड वाला, 13 का सेकेंड आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाया गया। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव और रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 18 साइन 2π, है ना, इक्वेशन लिख देते हैं y इक्वल टू 18 साइन और 2π का क्या कर लेंगे बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर 0.2x और माइनस का आ जाएगा 4πt, और कह रहे हैं एट एनी इंस्टेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से हम अगर दो पार्टिकल मतलब फेज डिफरेंस निकालना है, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है हमारी 1 सेंटीमीटर गिवन है। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, x और y भी सेंटीमीटर में ही गिवन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ
इनटू हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास पाथ डिफरेंस इनटू पाथ। तो एक काम करते हैं, लैम्डा की वैल्यू तो मालूम नहीं है ना, और क्योंकि सारी चीजें हमारी वेल क्लियर है, क्योंकि एक सेंटीमीटर में दिया है, तो हम एक काम यहाँ पर 2 पाई बाई लैम्डा को के ले सकते हैं, और के की वैल्यू कितनी है, ये के की वैल्यू है, ये जो के है वो हमारा ये है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और के की वैल्यू कितनी है 2 पाई इंटू 0.2, और लैम्डा को इधर लाएंगे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू 5 आ जाएगा सेंटीमीटर। आप 5 ले भी सकते हैं, है ना, तो 2 पाई आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा सेंटीमीटर में, और ऊपर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 2 पाई बाई 5 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों 2 पाई बाई 5 को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, डिग्री में कैसे करेंगे, 2 पाई अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है 4, 72 डिग्री। आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बिकम डबल एंड एम्पलीट्यूड बिकम 1/4, देन रेशियो ऑफ इंटेंसिटी निकालना है। तो I1 अपॉन I2, इनिशियल एम्पलीट्यूड फाइनल एम्पलीट्यूड, और इनिशियल फ्रीक्वेंसी और फाइनल फ्रीक्वेंसी, और ये आ जाएगा हमारे पास पावर 2। बच्चों ए कितना है ए, और हमारा एम्पलीट्यूड क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बिकम डबल, एम्पलीट्यूड बिकम 1/4। तो हम लोग एम्पलीट्यूड ए है और एम्पलीट्यूड A/4 कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी n है और फ्रीक्वेंसी 2n कर लेते हैं, होल पावर हो जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डबल और एम्पलीट्यूड को हाफ। बेटा एक काम करेंगे आप यहाँ पर कि आप इसको जो है ले जाएंगे, कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 4 जाएगा ऊपर, तो 2 अपॉन 1 बचेगा, होल पावर 2, आंसर आएगा 4:1। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सेकंड वाला। सॉल्व करने के बाद आया है सेकंड, 15 नंबर का सेकंड वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 पर। एट द टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ द साउंड इन हाइड्रोजन गैस विल सेम एज द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस एट 100 डिग्री। तो स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन गैस, स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन गैस की सेम करनी है। फॉर्मूला होता है 3 गामा, दोनों डाया है, तो गामा RT बाई M। और बच्चों यहां क्या आएगा, गामा RT बाई M। याद रखना, यहां पर वैल्यू रखनी है सारी हमें हाइड्रोजन की, और यहां पर वैल्यू रखनी है सारी हमको ऑक्सीजन की। गामा R कैंसिल, गामा R कैंसिल, रूट कैंसिल, T निकालना है। हाइड्रोजन का मोलर मास 2, हाइड्रोजन गैस का। किस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर कितना है 100, तो 100 प्लस 273, और ये ऊपर आना चाहिए, मोलर मास 32, 100 प्लस 273। बच्चे यहां से ये क्या हुआ 16, और आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां से T आ जाएगा हमारे पास 373 डिवाइडेड बाई 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 373 डिवाइडेड बाई 16 जब करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 23 के आसपास। तो 23 और 0.3 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन, आपको चेंज करना है सेल्सियस में। तो 273 माइनस का 23, मतलब ऐसे होना चाहिए 23 माइनस का 273, ये करेक्ट वे है, राइट। और 3.3 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है 273 माइनस करेंगे, तो पहली बात तो 0.7 हो जाएगा, और हमारा 249 आ जाएगा, तो माइनस का 249 और 0.7, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर, करेक्ट आंसर आ रहा है 249, माइनस में आएगा 249। बढ़िया सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17 पर। जो आपको उन्होंने इक्वेशन दी है ना, उसमें ये कॉस में है, ये साइन में, तो आप y2 की वैल्यू को अगर साइन में चेंज करेंगे बच्चों,
तो फेज बदल जाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा, प्लस का पाई बाई 2 आ जाएगा। अब बच्चों एक बात सुनिएगा, ये है हमारा फेज ऑफ फर्स्ट और दिस इज द फेज ऑफ सेकेंड। दोनों वेव का हमें फेज डिफरेंस निकालना है। तो फाई 2 माइनस फाई 1 करें अगर हम, तो क्या करना होगा, ये सेम है, ये सेम है। जब आप पाई बाई 2 में से इसको माइनस करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस का 1.27, पाई बाई 2 कितना होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 1.27। बेटा डिवाइड करेंगे तो 1.57 माइनस का 1.27 आंसर आ जाएगा पॉइंट का 30 रेडियन। तो बेटा करेक्ट वाला ऑप्शन आ गया फोर्थ वाला, 17 का फोर्थ आंसर सही है। थोड़ी सी वैल्यू बदली गई है, क्वेश्चन हमारा जाना पहचाना है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 18। बच्चों 18 क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने कहा विच पॉइंट आर इन सेम फेज, तो आप एफ और जी की बात करेंगे तो एफ कहां पर है, ये जी कहां पर है, ये कट्टम। सी और ई की बात करेंगे, सी यहां है, ई यहां है, कट्टम। बी और जी की बात करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है, बी यहां, जी यहां, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कि बिल्कुल सही है थर्ड वाला। और बी और एफ की बात करेंगे, थर्ड नहीं सही, थर्ड वाला कहां पर है ना, देखिए कहां पर दिया, यहां पर दिया, यहां पर दिया, ये एक वेव हो गई, ये एक वेव हो गई। उसके बाद ये कहां दी, ये देखिए, तो बी और जी नहीं होगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, बी और जी नहीं, हमारा राइट आंसर आ रहा है बेटा, वो आ रहा है बी और एफ। वो कैसे आ रहा है, जाते समय पॉइंट कहां दिया है, यहां, और इधर पूरा साइकिल के बाद यहां पर जो पॉइंट आएगा वही तो हमारा सेम फेज में होगा, है। तो ट्रफ में मिलने वाला पॉइंट, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 4। देख के पता लगा लेंगे, आइडिया दिया गया आपको। 19 नंबर क्वेश्चन में द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एयर प्रेशर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल गलत दिया गया, बिल्कुल गलत दिया हुआ, बिल्कुल गलत दिया हुआ। The speed of sound in gas proportional to the square of pressure, गलत। स्पीड ऑफ साउंड स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। 19 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 20, गैसियस मीडियम, गैसियस मीडियम में कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल, मैकेनिकल वेव कैन ट्रेवल, लॉन्गिट्यूडनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ कैन ट्रेवल। क्या बात है, थर्ड आंसर है 20 का थर्ड, मतलब थर्ड वाला आंसर बिल्कुल क्लियर कर रहा है, लाइट वेव और साउंड वेव के लिए इशारा कर रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव कैन प्रोपेगेट ओनली इन सॉलिड, क्यों, क्योंकि इसमें होती है रिजिडिटी। तो 21 का सही आंसर आ जाएगा 21 का सेकेंड, रिजिडिटी। सॉलिड के अंदर पाई जाती है रिजिडनेस, और रिजिडिटी इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द मेन प्रॉपर्टी, इट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके बच्चों, आगे का पोर्शन पंकज सर करेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, अ फोर्स एक्ट ऑन 20 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट पोजीशन ऑफ पार्टिकल is function of time given by x is equal to 3t minus 4t square plus t cube where x is in meter t second. The work done during first 4 second. 20 ग्राम के कण पर एक बल इस प्रकार कार्य करता है कि समय के सापेक्ष कण की स्थिति ये है, तो x मीटर टी सेकंड, तो प्रथम 4 सेकंड में कार्य। तो अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों लगा दो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी निकाल दो बेटा। वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी से, तो dx बाई डी टी का मतलब 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले 4 सेकंड में बोला गया है, तो t 0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 3 मिल जाएगी, t बराबर 4 रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी देखो मिलेगी 3, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 48, 19 आ जाएगा। तो वर्क लगा दो, हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल स्क्वायर, हाफ m मास हो गया कितना 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻³ वी एफ स्क्वायर हो गया 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर,
ये 10 हो जाएगा, -3। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 9 3 12 22 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2 और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 32 और 3 35, तो ये आ जाएगा 3.52 जूल आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो यहाँ पर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही लगाया गया, वर्क एनर्जी थ्योरम में ये लिखा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, यहीं से क्वेश्चन बनाया गया। आगे कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम द पार्टिकल गोज अप। 200 ग्राम के कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो गुरुत्वीय बल के कारण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कार्य। देखो बेटा, जब इसको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी गई तो मैक्सिमम ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0, तो हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है u स्क्वायर बाई 2g, u हो गया 10 स्क्वायर और 2 इंटू जी कैंसिल, 5 आ गया। अब यहाँ पे ग्रेविटी नीचे लगेगा mg, तो वर्क डन हो जाएगा, भाई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है तो निगेटिव वर्क डन होगा mgh। तो मास हो गया 200 ग्राम, 0.2 kg माइनस में g और ये 10 हो गया, तो 10 जूल आ गया निगेटिव, माइनस में 10 जूल आ जाएगा। फोर्थ आंसर। ये लोगो डब्ल्यू एफ डी कॉस थीटा वही सब लगाया गया है। इसके बाद आगे है ए पार्टिकल ऑफ सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैज पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय u इज इक्वल टू 10xy अपॉन जेड स्क्वायर, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। देखो बेटा, अब यहाँ पे जैसे पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो फोर्स अगर निकालना है तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकालेंगे, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10y अपॉन जेड स्क्वायर बच्चों यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। अगर हम लोग एफ वाई निकालेंगे इसी तरीके से तो माइनस डी यू अपॉन डी वाई आएगा, y का 1 हो जाएगा, माइनस 10x अपॉन जेड स्क्वायर आएगा। अगर हम लोग एफ जेड करेंगे तो माइनस डी यू बाई डी जेड आएगा, जेड का, अच्छा यहाँ पर जेड स्क्वायर नहीं है, केवल जेड है, एक्स वाई अपॉन जेड, जो जेड ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10xy बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब नेट फोर्स निकाल लो, तो नेट फोर्स का फार्मूला कैसे निकालोगे, आई कैप एफ एक्स जे कैप एफ वाई और के कैप एफ जेड, तो एफ आ गया आई कैप एफ एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी थी 10y, तो माइनस आई कैप 10y बाई जेड। यहां पर जेड स्क्वायर एक्चुअली में नहीं है, हर जगह हमने जेड स्क्वायर लिख दिया है, तो जेड स्क्वायर नहीं है, ये 10x बाई जेड है, और एफ वाई की वैल्यू माइनस में 10x बाई जेड हो जाएगा, और एफ जेड की वैल्यू माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, तो के कैप 10xy अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है 10xy अपॉन जेड स्क्वायर, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, माइनस ये हो रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, a body of mass 4 kg has momentum 12 kg meter per second when force 0.5 Newton applied on it for 6 seconds, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। 4 kg द्रव्यमान वाले कण का संवेग 12 kg मीटर पर सेकंड है, जब एक 0.5 न्यूटन का बल 6 सेकंड तक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो अब डेल्टा के होता है गतिज ऊर्जा 1/2m पी एफ स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स इंटू टी, डेल्टा पी होता है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फोर्स कितना है यहाँ पे 0.5 6 सेकेंड, और ये बच्चों दिया है तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम। तो अगर हम ये इनिशियल मोमेंटम ये 12 यहां रख दें,
ये 3 हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा 15। ये दोनों वैल्यू यहां रख दो, आंसर आ जाएगा डेल्टा के 1/2m, मास है 4, pf स्क्वायर 15 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4, 15 स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे 27, ए माइनस बी करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8। और अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा भैया, देखो लगभग ये 7 आएगा, 7 या 21 बटे लगभग 10 आएगा। भाई हमने इसको 28 माना, तो 7 चौक 28, 7 बार हो गया, 21/2, लगभग 10 के आसपास आंसर आएगा, ये आ जाएगा, लगभग यही आएगा 10.125 जूल। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट वाला हो गया बच्चों। नेक्स्ट है, ए बॉल ए ऑफ मास 3 kg सफर्स इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अनदर बॉल बी एट रेस्ट, आफ्टर कोलिजन बॉल ए कंटिन्यूज मूविंग in same direction with speed 1/4 of its initial speed while ball B start moving forward, तो find mass of ball B। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। एक ये बॉल है 3 किलोग्राम M1, दूसरी बॉल है M मास है M2, रेस्ट में है। टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद जो है बॉल ए आगे की ओर डायरेक्शन में मूव करती है, बॉल ए v1 स्पीड से 1/4 इनिशियल स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड u1 मान लो, तो u1/4 हो जाएगा, और जो बी बॉल है वो आगे चली जाती है। तो हमें यहाँ पे दूसरी वाली बॉल का मास यानी कि m2 निकालना है। तो ये इलास्टिक 1D कोलिजन है, इलास्टिक 1D कोलिजन में v1 बराबर फार्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 हो गया कितना 3 माइनस m, 3 प्लस m, u1 हो गया u1, सेकेंड बॉल तो रेस्ट में u2 0 हो गया, और v1 दिया है u1/4, तो u1 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 प्लस m, ये हो जाएगा 12 माइनस 4m, 4m इधर ले आओ 5m, और 12 माइनस 3 इधर कर दो 9, तो m बराबर हो जाएगा 9/5, 1.8 kg आएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, थर्ड आंसर आ गया 1.8 kg। नेक्स्ट, ये देखो ये फार्मूला v1 का दिया, केवल इसी में वैल्यू रख दो, पेज नंबर एनसीईआरटी 84 पे दिया हुआ आर्टिकल। नेक्स्ट है, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट 20 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ए v 1/2, देन फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिफोर इट स्टॉप। एक बॉडी h0 इज इक्वल टू 20 मीटर की हाइट से फेंकी गई, और e की वैल्यू कितनी है 1/2, तो टोटल इसके स्टॉप होने तक ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है h0 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। h0 कितना हो गया देखो 20, और 1 प्लस ई स्क्वायर, ई 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो ये आएगा 25/3 आ जाएगा। क्यों भाई 5/3, ये लगभग 6 बार जाएगा 6.6, तो लगभग वही आ जाएगा कितना 33.3 के अबाउट मीटर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो ऑप्शन थर्ड इसमें सीधा सीधा मैच कर गया बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, in elastic collision two billiard ball during short time of collision of ball when they are contact, total energy conserve, total kinetic energy not conserve, total momentum conserve, ये बताना not conserve। दो गेंदों के पिता टक्कर में, टक्कर के समय वो स्पर्श कर रही हो, तो देखो बच्चों एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, m1 m2 u1 u2, इलास्टिक कोलिजन है, तो जब ये बच्चों टकराती हैं आपस में, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी कुछ पार्ट यहां पर कांटेक्ट के समय इनके शेप को डिफॉर्म करने में खर्च हो जाता है।
जैसे जब बॉडी कांटेक्ट में होती है, जैसे दो रबर की गेंद अगर टक्कर कर रही है और कांटेक्ट में है, तो रबर की गेंद दब जाएंगी बीच से, उसमें उसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ पे इनका शेप डिफॉर्म करने में खर्च हो जाता है। तो जब शेप डिफॉर्म करने में काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट खर्च हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, और जब ये अलग अलग होकर चलने लगेंगी तो काइनेटिक एनर्जी इनको वापस मिल जाएगी। तो यहां पे और यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, लेकिन जब कांटेक्ट में है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट शेप डिफॉर्म करने में पोटेंशियल के फॉर्म में चला जाएगा, तो कंजर्व नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व होगा, इसका सेकंड आंसर आएगा। ये देखो, ये दिया है कोलिजन में, ये क्वेश्चन एक्चुअली में एनसीईआरटी बुक का है बेटा। A string used to pull a block of mass m vertically up by distances as constant acceleration g/3, work done by tension in string। चित्रानुसार एक पिंड को डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर h ऊंचाई तक g/3 से उठाया जाता है, तो डोरी का तनाव कार्य, टेंशन डोरी का बच्चों स्ट्रिंग का ऊपर होगा और ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब टेंशन एम ए होता है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर एसिलेट करता है तो नेट एसिलेशन हो जाता है जी प्लस ए, तो एम जी ए की जगह g/3, 4/3 mgh, ये सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट, फोर्स F3I 4J न्यूटन एक्ट्स ऑन पार्टिकल मूविंग XY प्लेन, starting from origin the particle first goes along x-axis 2.40 meter and then parallel to y-axis 4.3, तो टोटल वर्डन बाई फोर्स निकालना है। एक कण बल F = 3I 4J न्यूटन के प्रभाव में XY तल में गति करता है। यह मूल बिंदु से गति प्रारंभ करता है, पहले x एक्सिस दिशा में 40 मीटर तक जाता है, फिर y दिशा में 43 मीटर तक जाता है, तो कुल कार्य हो जाएगा। देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसको लिख सकते हैं 4 - 0 4i और 3 - 0 3j कैप। अब वर्णन निकाल दो, F डॉट डी, तो F फोर्स है 3i + 4j डॉट 4i + 3j, तो ये हो जाएगा 3 × 4 12, 4 × 3 ये भी 12 हो जाएगा, 24 जूल आ गया, 24 जूल आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन बच्चों राइट ऑप्शन बन गया। चले आगे बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ F डॉट डी, यही फार्मूला यूज हुआ है बच्चों एनसीईआरटी से। पावर सप्लाई टू बॉडी ऑफ मास 1 kg वेरीज विद टाइम एज p = 3t² / 2 watt, t is in second. Velocity of particle t = 0 is v = 0, then velocity of particle at time 4 seconds. 1 kg द्रव्यमान के पिंड को दी गई शक्ति P बराबर गिवन है 3t² / 2, तो पिंड की चाल t बराबर 0 पे 0 है, तो 4 सेकंड में पिंड का वेग होगा। देखो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, W बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, और W बराबर होता है PT, और पावर यहां पर वेरिएबल है तो PdT करके इंटीग्रेशन कर दो, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल होगी केवल, तो ½ mvf²। अब यहां 0 से t, तो टाइम है यहां पे 4 सेकंड, 0 से 4, पावर की वैल्यू हो गया 3/2 t³ dt, हाफ मास हो गया 1 और vf², तो यहां से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 t² है, तो t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ / 3, 0 से 3 vf², 3 कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर कितना इसका आंसर आएगा? ये vf² = हमें मिलेगा 4 सेकंड है, यहां पे 4 सेकंड है, तो ये हो जाएगा 64 आ जाएगा, 4³ आएगा तो 64,
तो 64 का मतलब अंडर रूट ले लो तो VF8 आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ये सही ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो फार्मूला इसी से एफ से यूज है ना। नेक्स्ट देखो, कह रहा है इफ मोमेंटम बॉडी इंक्रीज बाई 30% परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि संवेग को 30% बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट हो जाएगी? तो K प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर होता है, और मोमेंटम में चेंज हो रहा है 30%, और 30% क्या है? 10% से ज्यादा। तो जब 10% से ज्यादा मोमेंटम चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है 2P प्लस P/10 का होल स्क्वायर। P की वैल्यू हो गई कितनी? 30, और 30/10 का होल स्क्वायर कैंसिल, 60, और ये 9 हो जाएगा। 69% आंसर आ गया, 69 आंसर आ गया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पंप मोटर यूज टू डिलीवर वाटर एट सर्टेन रेट फ्रॉम गिवन पाइप टू ऑब्टेन 4 times मच वाटर फ्रॉम द सेम पाइप सेम टाइम, पावर मोटर हैज टू बी इंक्रीज। ये मोटर है, इसकी पावर P है। यहां पर मान लो mkg पर सेकेंड वाटर मिल रहा है, लेकिन अब हमें यहां पर कितने गुना पानी चाहिए? 4 times चाहिए, 4 times, 4 times। तो 4m चाहिए, तो इसका फार्मूला P डैश बराबर क्या होता है? n क्यूब इंटू P। तो n क्यूब मतलब n टाइम्स हो गया, n की जगह 4 रख दो, 4 क्यूब, इतने गुना पावर बढ़ानी पड़ेगी, फार्मूला ही होता है। कितना हो जाएगा? 64p हो जाएगा, यानी कि पावर बढ़ानी पड़ेगी 64 गुना, 64 टाइम्स पावर बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये देखो फार्मूला ये सब यूज हुए हैं, आगे देखो। टू परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल AB इक्वल masses traveling along line joining them with velocity 12 and 4 meter per second respectively collide. Their velocity after elastic collision will be। दो पूर्ण प्रत्यास्थ कण AB जिनके द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान समान है, उनको मिलाने वाली रेखा के निरंतर 12 और 4 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रहे हैं। दोनों आपस में टकरा जाते हैं, तो टक्कर के बाद पहला वेलोसिटी 12, दूसरा वेलोसिटी 4, टकरा गए। टकराने के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती ना, अगर इलास्टिक 1D कोलिजन है, मास सेम है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज, तो 12 मिल जाएगी दूसरे को और 4 मिल जाएगी पहले को, 4 12 आंसर आ गया। सीधा सीधा ये फंडा होता है कि इलास्टिक 1D कोलिजन में मास सेम होने पर इंटरचेंज हो जाती है वेलोसिटी। नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है बच्चों, बस उसमें लॉग वाला है। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू -0.1x ड्यूरिंग ट्रेवल फ्रॉम 20 to 30 मीटर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 5 किलोग्राम द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से x दिशा में चल रहा है, इस पर मंदन बल इतना लगता है, तो 20 से 30 मीटर दूरी करने में गतिज ऊर्जा। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा? वेरिएबल फोर्स है, तो x1 से x2 F dx, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल में हाफ mv²। F की वैल्यू रखो ये -0.1, x1 से x2 20 से 30 x dx, kf हाफ m v²। x dx हो जाएगा x²/2 20 से 30 हाफ, ठीक है। तो अब देखो बेटा -0.1/2, अब इसको हम लोग लिखेंगे 30² - 20², यानी कि 900 - 400 आएगा kf, और ये 250 आ जाएगा। तो अब यहां पर ये देखो कितना आया, माइनस में 0.1/2 और ये 500 आ गया, 250 इधर प्लस हो गया 250, kf निकालना है, तो ये आ गया कितना 0.25 आ गया, 250 - 25
तो फाइनल एनर्जी आ गई 225 जूल, 225 जूल। ये आंसर हमें मिल जाएगा बच्चों, सीधा सॉल्व करना है, कोई कलाकारी वाला क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, सेम फार्मूला यही वाला यूज हुआ है। कह रहे ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेस बाय 4 सेंटीमीटर इज पोटेंशियल एनर्जी यू, इफ स्प्रिंग स्ट्रेस 16 सेंटीमीटर देन पोटेंशियल एनर्जी। एक लंबी स्प्रिंग 4 सेंटीमीटर खींची जाती है तो स्थिति ऊर्जा यू है, यदि स्प्रिंग 16 सेंटीमीटर खींचे तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो स्प्रिंग के लिए U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अगर स्प्रिंग वही है तो K कांस्टेंट होता है, तो U प्रोपोर्शनल टू केवल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां रख दो U1 बाई U2 इज इक्वल टू x1 बाई x2 का होल स्क्वायर। U1 हो जाएगा U, U2 निकालना है, x1 हो जाएगा 4, x2 16 का होल स्क्वायर, ये 4 बार जाएगा, ये 16 इधर आ जाएगा, तो एनर्जी बन जाएगी 16 गुना, 16 टाइम्स हो जाएगी। पहला ऑप्शन बच्चों मैच कर गया। नेक्स्ट ये देखो W हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगाया गया है। A force F acting on an object travels with distance x shown here. Force in Newton x meter. Work done by force object x 0 to 6. 0 से 6 तक जाने में वर्क डन निकालना है, यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है। तो ये जो बच्चों हम लोग को मालूम है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, वर्क निकालना है तो एरिया निकाल लो। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया, एरिया हो जाएगा 1/2 आमने सामने के डिस्टेंस का सम कर दो, पैरेलल एजेस का सम, तो यहां से यहां तक 3 हो गया, यहां से यहां तक 6 हो गया, बाई 2 और इनटू हाइट कर दो 3, 6 3 9 3 27/2 13 13.5 जूल, सीधा सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का है। ए मोटर ड्राइव्स बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट फोर्स, पावर डेवलप्ड बाय मोटर वेरी विद टाइम। एक मोटर एक बस को सीधी रेखा में नियत बल चलाता है तो मोटर में उत्पन्न शक्ति समय के साथ बदलेगी, ग्राफ बताना है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, FV, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट है, V बराबर लगा दो, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो अब A बराबर F/m लिख सकते हैं, F कांस्टेंट M कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू T हो गया, यानी कि ग्राफ Y इज इक्वल टू X हो जाएगा, Y इज इक्वल टू MX, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब पहला आंसर आ गया, जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए बॉब ए ऑफ पेंडुलम रिलीज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ सेम मास एट रेस्ट ऑन टेबल शोन फिगर, हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर कोलिजन, नेग्लेक्ट साइज ऑफ बॉब एंड एज्यूम कोलिजन इलास्टिक। ये एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखो नीला नीला डायग्राम भी लग रहा है। तो इसमें हिंदी देख लो, लोलक का गोलक ए ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री की ओर से छोड़ा जाता है, उसी द्रव्यमान गोलक बी से टकराता है, टक्कर के बाद गोलक ए कितना ऊपर जाएगा, गोलक के आकार को नगण्य मानते हुए और संघट्ट पर्याप्त है। देखो जब ये यहां से छोड़ा जाएगा, ये दोनों मास सेम है और ये वाला रेस्ट में है, जब इसको छोड़ेंगे तो जब इलास्टिक 1D कोलिजन होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, तो जब ये यहां पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, जब इसको मिल जाएगी तो ये ब्लॉक यहीं पर आकर के रेस्ट में हो जाएगा और ये वाला आगे भाग जाएगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक दूसरी तरफ नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका आंसर आएगा डज नॉट राइज, आंसर आ गया फोर्थ। नेक्स्ट, two particle equal masses are revolving in circular path of radius r1 r2 respectively with same speed, ratio of their centripetal forces। दो समान द्रव्यमान के कण वृत्तीय पथ पर r1 r2 त्रिज्या के पथ पर गति कर रहे हैं, चाल समान है, अभिकेंद्र बल का अनुपात बताओ। तो बेटा F इज इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r, और अब यहां पर द्रव्यमान यानी कि मास भी समान है, सेम स्पीड भी सेम है, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया, यानी कि F1/F2 हो जाएगा R2/R1, पहले ही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए 10 हॉर्स पावर मोटर पंप्स आउट वाटर फ्रॉम वेल ऑफ डेप्थ 20 मीटर एंड फिल्स ए वाटर टैंक ऑफ वॉल्यूम
22,380 लीटर एट हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द रनिंग टाइम ऑफ मोटर टू फिल द एम्प्टी वाटर टैंक। 10 हॉर्स पावर मोटर 20 मीटर गहरे कुएं से पानी पंप करके जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 22,380 लीटर आयतन की पानी की टंकी को भर देती है। खाली पानी की टंकी को भरने के लिए मोटर को चलने में समय कितना लगेगा? देखो बेटा, इसमें क्या है, ये पानी के मोटर है और ये एक गहरे कुएं से, इसकी गहराई कितनी है H1 20 मीटर, यहां से पानी खींच करके और ये ऊपर टैंक भर रही है जा करके, तो ये वाली हाइट H2 कितनी है 10 मीटर, यानी कि पानी यहां से यहां तक जा रहा है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई H1 प्लस H2 यानी कि 30 मीटर। अब पावर निकालना है, मतलब टाइम निकालना है भरने में टंकी को, तो पावर का फॉर्मूला लगाओ mgh/t, मास नहीं मालूम है तो जितना लीटर होता है उतने ही केजी मास होता है, तो सीधे सीधे कर दो 22,380, जी 10, हाइट 30, टाइम निकालना, और पावर कितना है 10 HP, ये 10 HP और इंटू 746 कर दो, तो टाइम आ जाएगा, ये 10 यहां से कैंसिल हो गया, 22380 इंटू 30 और अपॉन में 746 करो, ये आएगा बच्चों 900 सेकंड आएगा, और टाइम मिनट के लिए ये सेकंड में आएगा 900, तो जरा डिवाइड करो कितना आ जाएगा 60 से, 900 और 60 कर दो तो मिनट में आ जाएगा, जीरो कैंसिल, 15 छक्का 90, 15 मिनट लगभग आ जाएगा। 15 मिनट में ये टैंक पूरा फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो dW mgh/t, ये फॉर्मूला लगाया गया। नेक्स्ट, a particle mass 1 kg begins to move under action of time dependent force F 40I 60 square j, where ij unit vector along xy axis. What power will be developed by the force at time t? 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण समय पर निर्भर बल की क्रिया के अंतर्गत गति करना प्रारंभ करता है, जहां आई जे एक्स वाई अंतरिक्ष इकाई सदिश है। टी समय पर कितनी शक्ति विकसित होगी? शक्ति P का फॉर्मूला F इंटू बी होता है, फोर्स मालूम है, अब वेलोसिटी मालूम कर लें, है ना, तो F डॉट V लगा दें, आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी मालूम करनी है, फोर्स से निकालो, फोर्स की जगह पे लिखो F की जगह लिखो ma और A की जगह लिखो dv/dt इज इक्वल टू 4ti कैप 6t स्क्वायर j कैप। m कितना है 1 किलोग्राम रख दो, तो v निकल आएगा इधर 4ti कैप 6t स्क्वायर j कैप dt और इंटीग्रेशन कर दो, 4 t की जगह लिखो t स्क्वायर बाई 2i कैप t क्यूब बाई 3 j कैप, 2 2 जा 4, 2t स्क्वायर i कैप 2t क्यूब j कैप, ये वेलोसिटी आ गई। तो यहां पे पावर आ गया F डॉट V, F की वैल्यू ये है 4ti कैप 6t स्क्वायर j कैप, V की वैल्यू हो गई 2t स्क्वायर i कैप 2t क्यूब j कैप। आंसर आ गया, देखो बेटा कितना, I डॉट I1 हो गया 8t क्यूब, 8t क्यूब प्लस 12 t की पावर 5, 8t क्यूब 12t की पावर 5, इसमें यहां पे स्क्वायर की जगह क्यूब कर लो तो सेकंड आंसर मैच हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है ए लाइट बॉडी हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। ठीक है, एक हल्के भारी पिंड का संवेग समान होता है, गति ऊर्जा समान होती है, गति ऊर्जा पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, तो देखो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेम मोमेंटम है, तो अगर p कांस्टेंट होगा तो k प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा, तो जिसका मास कम होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी,
फॉल्स हो गया, गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है हाफ mv स्क्वायर, तो मास पे डिपेंड करता है, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो दोनों फॉल्स हो गए, बोथ आर फॉल्स, दोनों बच्चों ये गलत हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट, ए ब्लॉक मास 25 kg पुल्ड along horizontal surface by force at angle 45 degree with the horizontal. The friction coefficient between block and surface 0.25. Block travels at uniform velocity. Work done by applied force during displacement of 5 meter of block is 25 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को क्षैतिज सतह से 45 डिग्री अंतरिक्ष के कोण पर बल द्वारा खींचा जाता है। गुटके और सतह के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है। गुटका एक समान वेग से गति करता है ना, ये ध्यान देना है। गुटके के 5 मीटर विस्थापन के दौरान बल द्वारा किया गया कार्य निकालो। देखो इसमें एक ये गुटका हो गया, ये रफ सरफेस हो गया, एक ये फोर्स लगाया गया, कितने एंगल पे लगाया गया 45 पे, मास कितना है 25 किलोग्राम। तो अब यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही चला रहा है, वही हमें निकालना पड़ेगा और उसी के थ्रू वर्क डन भी निकालना पड़ेगा। तो कंपोनेंट करो F cos 45, F sin 45, mg नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, फ्रिक्शन इधर, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो ये वाला फोर्स ये फ्रिक्शन के बराबर हो गया और यही फोर्स इसको आगे ले जाएगा, तो यही F हमें निकालना है और इसी के थ्रू वर्क डन निकाल लेंगे बेटा। तो अब ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएंगे, तो ऊपर वाला फोर्स है F sin 45 प्लस n और नीचे वाला हो जाएगा mg, तो n बराबर हो गया mg माइनस F sin 45 और ये F बराबर ये है, तो एंड F cos 45 इज इक्वल टू F है, तो F cos 45 F बाई रूट 2 आ गया और F हो जाएगा म्यू n और n की वैल्यू ये रखो mg माइनस F sin 45, तो म्यू की वैल्यू है कितनी 0.25, mg मास कितना है 25, g 10, F sin 45 बाई रूट 2 और F बाई रूट 2, तो ये 0.25 इधर ले आएंगे F बाई रूट 2, तो 1 और 0.25 आके ये 1.25 बन जाएगा। अच्छा g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 है, तो हम लोग 9.8 भी लिख सकते हैं भाई, 10 रखने में थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पे 9.8 रख दो माइनस में F 1 बाई रूट 2, तो अब ये हो जाएगा 0.25 इंटू 25 इंटू 9.8। अब बच्चों इससे तुम्हें निकालना है क्या F, तो F बराबर निकालो जरा, ये रूट 2 इधर ले जाओ 1.25 नीचे ले आओ, तो 0.25 इंटू 25 इंटू 9.8 इंटू रूट 2 और अपॉन में 1.25, ये हटा दो 25 पंचे 125 और 55 25 5 हो गया, तो ये आया 5 अट्टे 5 45 49 रूट 2 आ गया। फोर्स कितना आ गया 49 रूट 2, ये तो फोर्स निकल आया। अब वर्क डन निकाल लो। अब देखो यही वाला फोर्स हमें लेना है और इधर ही की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना 5 मीटर, तो वर्क डन बाई दिस फोर्स हो जाएगा F cos 45 और इंटू डिस्प्लेसमेंट, F की वैल्यू आई 49 रूट 2, cos 45 1 बाई रूट 2, डिस्प्लेसमेंट 5 कैंसिल, तो वर्क डन मिला 45 5 चौक 20 4 24 245 जूल। ये फोर्थ आंसर बच्चों मैच कर गया, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहे ए ब्लॉक इज सिंपली रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन शोन इन फिगर अबव, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग निकालना है। जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया ब्लॉक को एक झुके हुए तल के सिर से आसानी छोड़ा जाता है, जब ब्लॉक इसमें टकराता है तो स्प्रिंग का
अधिकतम संपीड़न, मैक्सिमम कंप्रेशन। देखो बेटा, ये ब्लॉक 5 kg का यहाँ रखा है, जब यहाँ पर आएगा तो स्प्रिंग से टकराएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, ये एक्स निकालना है। जरा ध्यान दो बच्चों, अब यहां पर ये रखा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ऑल फोर्सेस कैसे होंगे? एक तो ये ब्लॉक h हाइट से नीचे जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, ब्लॉक भी नीचे है, फोर्स भी नीचे है, तो h निकालो कितना आ जाएगा। h बराबर निकालेंगे तो इस ट्राइंगल से अगर हम निकालेंगे तो sin 30 हो जाएगा h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 10 गिवन है, तो h बराबर आ गया यहां से 10 sin 30 यानी कि 5, ये 5 आ गया। अब ये वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा mgh। फिर यहां पर ये जो है बच्चों, यहां पे अब दूसरा कौन सा फोर्स हो जाएगा, यहां म्यू भी गिवन है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा माइनस फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग वाला फोर्स हो जाएगा माइनस में हाफ के एक्स स्क्वायर, यही एक्स मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। फाइनल और इनिशियल दोनों जगह काइनेटिक एनर्जी है 0। अब वैल्यू रखो तो आंसर मिलेगा, मास है 5, g 10, h 5, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एन जी, और एस है ये वाला 2 मीटर, और हाफ के एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, के की वैल्यू भी स्प्रिंग के लिए 100 गिवन है, और एक्स स्क्वायर मैक्स ये निकालना है। देखो 55 25 250 हो गया, म्यू की वैल्यू 0.5 हो गई, मास कितना हो गया 5, जी 10 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर था, इज इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर मैक्स हो गया। ये 250 माइनस 5 25 ये 50 हो जाएगा, 10 50 50 एक्स स्क्वायर मैक्स हो गया, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर मैक्स, तो एक्स स्क्वायर मैक्स आ जाएगा 4, तो एक्स कितना आ गया मैक्सिमम कंप्रेशन 2 मीटर। फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। ये बच्चों चौथा आंसर आ गया। तो बच्चों ये आपका पेपर एक्सप्लेनेशन हो गया, और एक्सप्लेनेशन कैसा, कहाँ क्या लगा, कहाँ सुधार हो सकता है बताइएगा। कहीं कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट करके, आपको आंसर दिया जाएगा।